कक्षा सप्तम इतिहास। अध्याय है सल्तनत कालीन संस्कृति। दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में और अंत 1526 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों का राज्य लगभग 300 वर्ष तक रहा। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे महत्वपूर्ण था। सारी राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए स्वयं जिम्मेदार हुआ करता था। तो सल्तनत कालीन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इसे 3 खंडों में बांटेंगे। पहला केंद्रीय शासन, दूसरा प्रांतीय शासन और तीसरा स्थानीय शासन। बात करते हैं केंद्रीय शासन की। तो केंद्रीय शासन में सुल्तान का पद बहुत महत्वपूर्ण होता था। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। युद्ध के लिए या संधि के लिए वही जिम्मेदार था। अंतिम निर्णय उसी का होता था। न्याय में भी उसी का अंतिम निर्णय होता था। यद्यपि सुल्तान अपनी मदद के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता था, लेकिन मंत्री का उस पद पर आसीन रहना या न रहना ये भी सुल्तान की इच्छा पर निर्भर था। और उन मंत्रियों की संख्या, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य समय समय पर बदलते रहते थे। अब बात आती है प्रांतीय शासन की। सारे देश में अनेक प्रांत बन गए थे। पहले इन्हें इक्ता और बाद में इन्हें विलायत कहा गया। प्रत्येक प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक्तादार और बाद में मुक्ति या बली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। सुल्तान के प्रति वह उत्तरदायी होता था। प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखना उसका कर्तव्य था। प्रांत में काजी और सद्र भी नियुक्त किए जाते थे। प्रायः एक ही व्यक्ति को दोनों पद दिए जाते थे। अब काजी के रूप में वह दीवानी मामलों में न्याय करते थे और सद्र के रूप में वह धार्मिक अनुदानों के अधीक्षक का कार्य करते थे। जिले के अधिकारी को प्रमुख या सिकदार तथा सिक्के अधिकारी को सिकदार कहते थे। ये दोनों अधिकारी अपनी अपनी इकाइयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका निभाते थे। राजस्व वसूली में सैनिक सहायता प्रदान करते थे। प्रत्येक शिक में एक भू राजस्व अधिकारी होता था, जिसे आमिल कहते थे। और शिक में फौजदार कोषाध्यक्ष का कार्य करता था। अब बात आती है इस स्थानीय शासन की। तो प्रत्येक शिक को परगनों में बांटा जाता था। गांव के समूह को परगना कहते थे। एक परगना में कई गांव होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायी था। भू राजस्व निर्धारणीकरण में वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य चौकीदार का हुआ करता था। अब आइए बात करते हैं सल्तनत कालीन समाज की। तो सल्तनत कालीन समाज के शुरुआती दौर में सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों, रिवाजों, विश्वासों में भिन्नता होने से समाज में संघर्ष और टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। तुर्कों के आगमन के
बाद उत्तर भारत में पर्दा प्रथा को मजबूत किया गया। यह प्रथा समाज के ऊंचे तबकों की प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गई थी। इसका स्त्रियों की स्थिति पर उल्टा प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और वह घर में ही सिमट कर रह गई। बाह्य आडंबर में धन संपत्ति का प्रदर्शन समाज की विशेषता बन गई थी। इन सब से समाज में तनाव बढ़ने लगा, जिससे जीवन के नैतिक मूल्यों में गिरावट आई। लोग यथार्थ से आंख चुराने लगे और बनावटी जीवन जीने लगे, लेकिन उससे थकने भी लगे। उन्होंने ये खराब वातावरण पैदा हो गया था उस समय, और उस समय आवश्यकता थी एक वैचारिक आंदोलन की। तो एक वैचारिक आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, सूत्रपात हुआ। तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव, बाह्य आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए, और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज को ठीक करने के लिए समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्हें धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और ये आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें बहुत सारे समाज सुधारक भक्त, इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, संत तुकाराम, रामानंद और वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। तो इनमें अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया। जैसे कबीरदास हैं, तो कबीरदास वाराणसी में एक जुलाहे परिवार में पैदा हुए थे। वह निरंकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे, और उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो रचनाएं लिखी, वह साखी, सवद और रमैनी हैं। भक्ति मीराबाई ये मेहता के राठौर राणा रतन सिंह की पुत्री थी। मेड़ता के मीराबाई कृष्ण की उपासक थीं और कृष्ण के भजन गाया करती थी। गुरु नानक पंजाब के तलवंडी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सिख धर्म चलाया और एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य आडंबर और कर्मकांड का विरोध किया। रविदास ने लोगों को शिक्षा दी कि भक्ति से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है। रामानंद ने शुद्ध आचरण एवं भक्ति पर विशेष बल दिया। दादू और तुकाराम जैसे संतों ने अपने विचार द्वारा भक्ति आंदोलन को गति प्रदान की। इन्हीं भक्त संतों की परंपरा में कुछ मुस्लिम संत भी थे, जो सूफी संत के नाम से जाने जाते थे। सूफी संतों में अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के हजरत निज़ामुद्दीन औलिया और पंजाब के बाबा फरीद, ये बहुत जाने माने सूफी संत थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। इन्होंने हिंदू और मुसलमानों में परस्पर प्रेम पूर्वक जीने के लिए विश्वास पैदा किया। अब बात आती है कि उस समय का साहित्य कैसा था। तो सल्तनत काल में बहुत से भागों में फारसी राजभाषा रही और बहुत सी भारतीय भाषाओं पर फारसी का प्रभाव पड़ा। फारसी के बहुत से शब्द भारतीय भाषा में आ गए। सल्तनत काल में दिल्ली अरबी फारसी के विद्वानों का केंद्र बन गई थी। महमूद गजनवी के समय अलबरूनी और फिरदौसी नामक प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे। भारत में फारसी साहित्य का महान विद्वान अमीर खुसरो को माना जाता है। इस समय
साहित्य के नाम पर यशोगान और धार्मिक पुस्तकों की रचना हुई। नरपति नाल का बीसल देव रासो और दलपति विजय का खुमान रासो ये उल्लेखनीय श्रेणी की रचनाएं हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी में भी पदों की रचना की है। भक्ति आंदोलन के संतों कबीर, गोरखनाथ आदि ने ईश्वर स्तुति में गीतों की रचना की है। इस समय के प्रसिद्ध प्रेमाख्यान और ऐतिहासिक महाकाव्य पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। उस समय की स्थापत्य कला ईरानी और तुर्क कारीगर जब भारत में आए थे तो अपने साथ इमारत बनाने की एक नई विधि लाए थे। सल्तनत कालीन इमारतों को विशेष रूप से बनाया जाता था और इनमें 3 खास बातें होती थीं: मेहराब, गुंबद और मीनारें, जो सभी इमारतों में देखी जाती थी। मिली जुली शैलियाँ ईरानी और तुर्की कारीगरों से ये बातें भारत के कारीगरों ने सीखी, तो भारत के कारीगरों के हुनर ईरानी और तुर्क कारीगरों ने सीखे। मंदिरों में मेहराब, गुंबद बनने लगे और कई मस्जिदों में पत्थर रखकर तराशे हुए खंभे बनने लगे। चित्रकला और संगीत सल्तनत काल में बारीक और छोटे छोटे चित्र बनाए जाते थे। कलाकारी को दरबार में आश्रय मिलता था। कभी कभी वे पुस्तक में वर्णित घटनाओं के चित्र भी बनाते थे। मध्यकालीन समय में तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थीं। उस समय के बहुत सारे छोटे छोटे हथियार बड़े प्रसिद्ध थे। सियालकोट और मेवाड़ की तोड़ेदार बंदूक सर्वोत्तम मानी जाती थी। खगोल शास्त्र और चिकित्सा के विषय में जो लोग इन क्षेत्रों में काम करते थे उनको सुल्तानों और अमीरों का संरक्षण मिलता था। और मछेंद्र उस समय के प्रसिद्ध वैद्य थे और जोग उस समय के मशहूर शल्य चिकित्सक थे। खेती की स्थिति कुछ ऐसी थी कि ज़्यादातर लोग किसान थे, कड़ी मेहनत करते थे। जब किसान बहुत कड़ी मेहनत करते थे और देश के विभिन्न भागों में कभी कभी अकाल पड़ने से, युद्ध होने से उन्हें किसानों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। ऐसे में भी जो अधिकारी होते थे वो पद का दुरुपयोग करते थे और किसानों के लिए मालगुजारी देने के लिए मजबूर कर देते थे। व्यापार और उद्योग के विषय में मुस्लिम विजय ने देश के उद्योग और वाणिज्य व्यापार में बाधा नहीं डाली। गांव और शहरों में कारीगरों और शिल्पियों ने अपने पुराने पेशे को बरकरार रखा। मुद्रा के क्षेत्र में भी सुधार हुए थे। सुल्तानों ने चांदी के टके और तांबे के जीतल नामक मुद्राएं उस समय चलाई थीं। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में 13वीं-14वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा भारत में लाए चरखे द्वारा हुआ। चरखे का चलन आरंभ होने से कपड़े के उत्पादन में बहुत सुधार हुआ। इस तरह से यातायात की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि दिल्ली के सुदृढ़ होने से यातायात संचार का विकास हुआ। आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का उस समय ज्ञान नहीं था। लोग परिवहन के साधन के रूप में कुलियों, जानवरों, चक्के वाली गाड़ियों का प्रयोग करते थे। आज इस अध्याय का एक बार घर से अध्ययन करेंगे।